अब हम एक बहुत ही अहम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अशोक सेठ जुड़ेंगे। जिस तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों में बहुत कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन को दूर करने की हमारी कोशिश है एबीपी न्यूज की। फोर्टिस एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अशोक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बहुत कंफ्यूजन है लोगों में इस कोरोना को लेकर। क्या ट्रीटमेंट करना है, कब सीटी स्कैन कराना है, क्या दवा खानी है। मैं चाहती हूं आप आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा दें कि जो दर्शक देख रहे हैं इस समय, जो कोरोना के मरीज घर पर हैं, वो क्या करें। तो मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा और सिंपल रखूंगा जी। देखिए, कोरोना या कोविड एक कॉमन फ्लू की तरह है। सिर्फ कुछ लोगों में ये ज़्यादा सीवियर टर्न लेता है और लोगों को काफ़ी ड्यूरिंग द लाइफ हो चुका होता है, जुकाम, सर्दी, खांसी वगैरह। ना ये सिम्टम्स जो होते हैं इस टाइम पे, अगर किसी को बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ लोगों को लूज मोशंस भी शुरू हो जाते हैं, या हेडेक और बॉडी एक, जो कि हम फ्लू के सिम्टम्स कहते हैं, वो कहते हैं कि ये माइल्ड सिम्टम्स हैं। ज़्यादातर 90% लोगों को ये माइल्ड सिम्टम्स ही होंगे और हमें समझ लेना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोविड वही दहशत रूप लेता है जो आप अक्सर विजुअल्स में देखते हो या सोचते हो जी। हाँ, इसमें 10% लोग स्पेशली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जो एल्डरली लोग हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ है, या जो कैंसर की दवाइयाँ हैं और कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या जिनको पहले ही लंग प्रॉब्लम होती है, उनको ये ज़रा सीवियर हो सकता है। उन सीवियर जो 10% में होता है, 5% को ऑक्सीजन, वेंटिलेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमें इस सोच पे चलना है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर हम ठीक ठाक हैं, अगर हमारे पास कोई कोमोर्बिडिटीज़ नहीं है, तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि हम माइल्ड डिजीज़ होगी और हमको छू के निकल जाएगी। डॉक्टर तो इस माइल्ड डिजीज़ के लक्षण तो मैंने बता दिए। मैं डॉक्टर अशोक, एक सीटी स्कैन को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। हो क्या रहा है कि आरटीपीसीआर टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ रही है। अब लोग पैनिक में आ रहे हैं और खुद ब खुद फैसला ले रहे हैं। डॉक्टर गुलेरिया की बड़ी टिप्पणी सामने आई है कि सीटी स्कैन बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अब अगर आरटीपीसीआर में रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो किस स्थिति में सीटी स्कैन कराना चाहिए? पहले तो मैं इसका बता दूं कि जो माइल्ड सिम्टम्स हैं उसकी ट्रीटमेंट, तो आप इधर उधर ना भागें कि सोचे फेविपिराविर नहीं मिल रही है, जगह दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। ज़्यादातर तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होती है। बुखार, खांसी, जुकाम की जो ट्रीटमेंट होती है, अपने आप को पॉजिटिव रखें, रेगुलर ठीक से एक्सरसाइज मॉडरेट लेवल की करें, मेडिटेशन करें, पानी खूब पिएं, थ्रोट के गागल्स करें, और फिर जो दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं उसको आप ले लें। अब आई बात सीटी स्कैन की, और जो तो डॉक्टर गुलेरिया ने ये नहीं कहा कि सीटी स्कैन हार्मफुल है। सीटी स्कैन का क्या रोल है, इम्पॉर्टेंट बात है। देखिए, जब हमें क्लियरली, अगर हम उस स्टेज पे जा रहे हैं जहाँ पे हमारे ऑक्सीजन की शायद कमी हो रही है, जहाँ पे हमारा सांस फूल रहा है, जहाँ पे बुखार उतर नहीं है और चलते जा रहा है, फिर भी जब हमारे टेस्ट नेगेटिव आ रहे हैं, तब हम सोचते हैं कि इसका और टेस्ट करना चाहिए, जिससे कि हमें आइडिया लगे कि ये कोविड है या कि कोई और इन्फेक्शन है ना। इस टाइम पे ज़्यादातर जो ऐसी सिचुएशन में है उनको कोविड ही हो रहा है। तो 3-4 तरह से डायग्नोज होता है कोविड। एक तो आपको जो सिम्टम्स हो रहे हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम, ऑक्सीजन कम होना। दूसरा, जो आपके ब्लड टेस्ट हैं, जिनके ऊपर हमें पता चल जाता है कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, जैसे आपने सुना होगा, CRP है, डी डाइमर है, फेरेटिन है, वाइट सेल काउंट है, ESR है, ये सब बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फाइनली तीसरा होता है कि ऑक्सीजन की कमी, और चौथा होता है जब हम पेशेंट लगता है कि सीरियस हो रहा है, हमें कंफर्मेशन चाहिए क्योंकि हमने ट्रीटमेंट अपनी चेंज करनी है, हमने ट्रीटमेंट अपनी बढ़ानी है, हमने स्टेरॉइड्स या रेमडेसिविर की ऐड करना है, तो हम सीटी स्कैन करते हैं। तो ये ना समझें कि सीटी स्कैन इज डायग्नोसिस इन ल्यू ऑफ RT-PCR। ये सब 4 चीज़ों को हम जोड़ते हैं। RT-PCR नेगेटिव ज़रूर हो सकता है क्योंकि RT-PCR की सेंसिटिविटी कि किसी केस को पिकअप करे या जो केस मिस आउट करे, एक्चुअली 70% ही है, और वेरिएंट और म्यूटेंट वायरस में हो सकता है कि इसकी कम हो। फिर किस तरह से लेते हैं, कब लेते हैं, जल्दी ले लिया गया, ठीक से नहीं लिया, ट्रांसपोर्टेशन की किस तरह टेस्टिंग की, वो सब मैटर करता है कि RT-PCR नेगेटिव आ सकता है।
तो RT-PCR का नेगेटिव होना ये नहीं है कि कोविड है। आजकल तो जिन लोगों को जुकाम, खांसी, सर्दी, बुखार और सांस फूलना हो रहा है, हमें सोच के चलना चाहिए उनको कोविड है। हम CT स्कैन को डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज करते, हम ट्रीटमेंट को गाइड करने के लिए यूज होते हैं, ये समझना चाहिए। इसलिए ये ऑल्टरनेटिव नहीं है कि चलो ये टेस्ट निकला और मैं ठीक भी फील कर रहा हूं तो मैं CT स्कैन करा लूं। जी नहीं, ये जब सिचुएशन डिमांड करती है कि हमें सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जाना है, अब तो सिचुएशन बढ़ती जा रही है, अब सिचुएशन सीरियस हो रही है, हमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिसाइड करने होते हैं, तब हम CT स्कैन मतलब डॉक्टर की सलाह के बिना CT स्कैन ना कराएं, ये एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। डॉक्टर अशोक, एक सवाल और मेरा, क्योंकि मुझे कई दर्शक ट्वीट कर इस समय पूछ रहे हैं, और सवाल वो ये है कि घर में जो पेशेंट्स हैं कोविड के, उनकी ऑक्सीजन अगर 90 से नीचे जा रही है, लेकिन अगर वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 95 तक पहुंच जा रही है। ऐसे में क्या उनको अस्पताल जाना चाहिए? स्टेरॉइड्स क्या उन्हें खुद डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर घर में लेना शुरू कर देना चाहिए? क्या विकल्प उनके पास होना चाहिए? ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ वो ऑक्सीजन 95 तक पहुंच जा रही है, इस सूरत में देखिए, ये अनफॉर्चुनेटली ये अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस घर में हमें ज़्यादा करनी पड़ रही हैं, क्योंकि बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, ऑक्सीजन अवेलेबल अस्पताल में नहीं है। वरना पिछले साल ये विकल्प घर वाले नहीं थे, और अभी भी हमारी गाइडेंस यही रहती है कि जहां ऑक्सीजन सैचुरेशंस 94 नहीं, पर अगर 90-92 के करीब पहुंचनी चाहिए तो इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को एडमिशन के सवाल की बात आ जाती है। इसीलिए मैं समझाना चाहता हूं कि जो आपने जिस तरह बताया, ये ट्रीटमेंट्स कि जी मैंने ऑक्सीजन चला ली, अब मैं देखता हूं कि कितनी चल रही है, देखो 92 आ गई, ये ट्रीटमेंट बगैर डॉक्टर की सुपरविजन पे नहीं होना चाहिए। तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट होना चाहिए। अर्लियर यही ट्रीटमेंट्स हॉस्पिटल में होती थी, अब हम कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हर अस्पताल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा है, डॉक्टर सलाह देगा किस लेवल पे आपने क्या करना है और किस लेवल पे आपने ऑक्सीजन बढ़ानी है और किस लेवल पे आपको हॉस्पिटल एडमिट होना है। अगर मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कहूं तो मैं आपको नंबर्स भी समझा सकता हूं कि अगर ये सैचुरेशन हम कहते हैं, और ये रेस्टिंग सैचुरेशन नहीं कहते हैं, हम चाहते हैं कि हर आप 6 मिनट, यंग लोग तो 6 मिनट वॉक करके अपनी सैचुरेशन मेजर करें, और बिफोर और आफ्टर, और अगर देखा जाता है 3 से 4% गिरावट आ रही है तो एक वार्निंग सिग्नल है। सेकेंडली, अगर आपकी सैचुरेशन 92-93 के करीब पहुंच रही है तो वो एक वार्निंग सिग्नल है। फाइनली, ओल्डर पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आप 3 मिनट वॉक करके देखो, और 3 मिनट पे अगर गिर रही है आपकी सैचुरेशन 3 to 4% जो बेस लाइन से, तो ये एक सीरियस सिचुएशन है। ठीक है। फाइनली मैं ये कहूँगा कि जब ये सिचुएशन पहुंचती है तो हो सकता है कि आपको सांस ना फूल रहा हो, सिर्फ सैचुरेशन ही आपको इंडिकेट करेगी, या फीवर आपका 5 दिन से ज्यादा चल रहा हो और हाई लेवल पे चल रहा हो, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और सेकेंडली, खांसी आपकी बहुत सीवियरली चल रही हो 5 दिन के बाद, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर से बात करते रहिए, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितनी आप घर पे ऑक्सीजन लोगे और कब आप अस्पताल में एडमिट होने की बात आई। बड़ी बात। डॉक्टर अशोक, स्टेरॉइड्स को लेकर भी बेहद कंफ्यूजन भरी स्थिति है तमाम मरीजों के बीच में। स्टेरॉइड्स की करना चाहता हूँ जी कि एक और मैं ऐड कर दूं, स्टेरॉइड्स की बात है, आपने कह ही दिया जो मैं कहना चाहता था। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो सिर्फ ऑक्सीजन ही उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है, वो हम सेकेंड फेज कहते हैं, वो हम मॉडरेट डिजीज कहते हैं, और वैसे फेज में स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 डेज के बाद जब हमारा इनिशियल फेज खांसी जुकाम का खत्म हो जाता है और वायरस गले से हटना शुरू कर जाता है, तो एक बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आता है जिसमें कि लंग्स इफेक्ट होते हैं और हम कहते हैं कि ऑक्सीजन नीचे जानी शुरू की है। तब स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट नहीं अहम रोल और लाइफ सेविंग रोल है। बट स्टेरॉइड्स ऐसी दवा नहीं है जो कि हम अपने आप खुद से लेना शुरू कर दें, क्योंकि इसकी टाइमिंग, इसकी डोज, इसकी टाइट्रेशन और किस लेवल पे इंट्रावीनस दी जाए, ओरल दी जाए टैबलेट के जरिए या इनहेल्ड दी जाए, ये भी बहुत मैटर करता है डिजीज की कंट्रोल में, डिजीज के आउटकम में। अदरवाइज साइड इफेक्ट्स और डेंजर भी हो सकता है, तो इसीलिए वो डॉक्टर्स ही डिसाइड करते हैं। ज्यादातर को अब डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स घर पे स्टार्ट करते हैं, बट डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, डोज भी डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे, और रेमडेसिविर कहाँ पे यूज होनी है, कब होनी है, वो एक नेक्स्ट स्टेप होता है जिसको फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं, और वो अस्पताल में दी जाती है, घर में नहीं दी जाती।
ठीक है, मतलब जो बड़ी जानकारी इस समय एबीपी न्यूज पर डॉक्टर अशोक सेठ दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स आप खुद बिल्कुल ना लें, डॉक्टर की सलाह पर ही लें। डॉक्टर तय करेगा कि आपको किस फॉर्म में ये स्टेरॉइड दी जानी है। क्योंकि डॉक्टर अशोक, दिक्कत ये आ रही है कि अब लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, कोई फिक्स ट्रीटमेंट लाइन है नहीं, तो लोग अगर अपना सिटी स्कैन करा रहे हैं और पैचेस देख रहे हैं तो वो स्टेरॉइड्स शुरू कर दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि बहुत हार्मफुल है। अब मेरा इससे अलग सवाल ये है कि जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो और कोमोर्बिडिटी हैं, उनको क्या उनके लिए सीटी स्कैन सेफ है? क्या उनको कराना चाहिए, या आरटीपीसीआर अगर एक बार नेगेटिव आ रहा है और सिम्टम्स है तो दोबारा आरटीपीसीआर ही प्रेफर करना चाहिए? जी नहीं, ऐसा रहता है। देखिए, आरटीपीसीआर तो हम दोबारा भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर कि ट्रीटमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सिर्फ आरटीपीसीआर को पॉजिटिव करने में डिले करते रहेंगे तो एक बार आरटीपीसीआर जो बैकलॉग्स हैं तो वो 24 घंटे 48 घंटे में नेगेटिव आएगा, फिर करेंगे तो फिर 5 दिन आपके इसी में गुजर जाएंगे। तो सिचुएशन अगर सीरियस हो रही है, ऑक्सीजन अगर गिर रही है, बुखार अब लंबा चलते जा रहा है, सीरियस सिचुएशन अगर बढ़ रही है, तो फिर आरटीपीसीआर को कोई रोल नहीं है। हम तो ये सोच के चल लेते हैं कि ये कोविड है ही और इसको हमें सीटी स्कैन से ही देख लिया जाए, बिकॉज 5 डेज के बाद लंग्स में टिपिकल फीचर्स आने शुरू हो जाते हैं और वो हमें इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ ये कोविड है। अब सेकेंड फेज की ट्रीटमेंट जो कि स्टेरॉइड्स वगैरह शुरू करने की ज़रूरत है। सो लोगों को अपने आप तो सिलेक्शन है ही नहीं ये करना, ये लोगों की चॉइस नहीं है कि मैं सीटी स्कैन करूं, क्योंकि सीटी स्कैन तो इसलिए डायग्नोसिस के लिए नहीं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस डायग्नोसिस के साथ सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट किया जाता है। खांसी जुकाम सर्दी के लिए सीटी स्कैन नहीं होता है। ठीक है डॉक्टर अशोक, एक बहुत अहम सवाल मैं आपसे और पूछ रही हूँ, इसको आसान शब्दों में समझा देंगे तो बहुत अच्छा होगा। और वो सवाल ये है कि जब ऑक्सीजन लेवल गिरना शुरू होता है, डॉक्टर्स कहते हैं कि 92-94 तक वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो 92 से नीचे गिरना शुरू होता है तो अचानक 85 या इससे नीचे गिरना, वो कितना समय लगता है, ताकि ये मरीजों को ये पता हो कि हमें अब कब डॉक्टर की तरफ या अस्पताल की तरफ रश करना है, कितना टाइम वो होता है? ये बहुत ही वेरिएबल और अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए हम लोग वरी करते हैं कि जब 92 और 91 पहुंचता है तो हम पेशेंट्स को अस्पताल में एडमिट करने की पूरी कोशिश करते हैं और एडवाइस भी करते हैं कि अब एडमिट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो डिटेरियोरेशन है ये अनप्रिडिक्टेबल डिटेरियोरेशन और कई बार बड़ी रैपिडली विद इन 24 आवर्स बहुत सीरियस पेशेंट हो जाता है। हम चाहते ही नहीं कि वो 90 से कम हो, ये मैं क्लियरली सुनाना चाहता हूँ। 94 हम पहले कहते थे, अब हम कहते हैं कि 90 और 92 पे घबराए ना, बट यस डॉक्टर से इमीडिएटली बात करें और हमें एडमिट करना चाहिए उस लेवल पे, क्योंकि उसके बाद से ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स बहुत रैपिडली बढ़ती हैं, डिटोरेशन बहुत रैपिडली हो सकता है, और इनफैक्ट जो हमें इंट्रावीनस दवाइयाँ देनी हैं वो भी इमीडिएटली स्टार्ट करनी पड़ती है। विद इन 24 आवर्स कन्वलेसेंट प्लाज्मा वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। उस स्टेज पे हम रेमडेसिविर को भी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। वो इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं, ये नहीं कि वायरल लोड कम होता है। स्टेरॉइड्स की तो हमने बात कर ली कि उससे सिर्फ ट्रीटमेंट ही नहीं होती है इन्फ्लेमेशन से, पर जान बचती है। बट रेमडेसिविर से हमें पता है कि हमारा ड्यूरेशन ऑफ वायरस लोड शॉर्टन हो जाता है, कम हो जाता है, पेशेंट जल्दी रिकवर कर सकता है, अस्पताल से जा सकता है, तो वो दवा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फर्दर इन्वेस्टिगेशंस, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हाइड्रेशन बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि 90 से 92 के नीचे जाने ही नहीं देना चाहिए। हॉस्पिटल में हमारा एडमिट करना तब फर्ज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, तो इसलिए अब लोग अपने कंसंट्रेटर्स लेके ये सिलेंडर्स लेके घर पे ट्रीट कर रहे हैं, बट अदरवाइज दैट इज नॉट द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट इवन बाय द गवर्नमेंट। और अब तक ये गाइडलाइंस में क्लियर है कि 90 से 92 के बीच में तो अब आपको एडमिट हो ही जाना चाहिए, तो पिछले साल हम 94% के। ठीक है डॉक्टर अशोक, कुछ केसेस में, ये मेरा आखिरी सवाल है, कुछ केसेस में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल ठीक है पेशेंट, सब कुछ ठीक है, सीटी स्कैन भी ठीक आ रहा है, लेकिन अचानक 24 घंटे से 48 घंटे में स्थिति बिगड़ जाती है और कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है, और नहीं तो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो जाती है। ये क्या वजह है? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट और अहम सवाल है ये। आपने सुना ही होगा कि 6-7 दिन तो बड़े अच्छे माइल्ड सिम्टम्स थे, कुछ हुआ ही नहीं,
और सडनली 8th-9th डे पे एक सीवियर सिचुएशन आई कि सडनली सांस फूलने लगा, डिटरेशन शुरू हो गई। दो चीज़ें होती हैं, एक तो 8 से 12वां दिन, 7 से 12वां दिन एक बहुत एरिया है जिसको हम बॉडी के रिएक्शन, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। वायरस तो पहले 6-7 दिन में ख़त्म हो जाता है थ्रोट से, बॉडी से, पर जो लंग्स की प्रॉब्लम होती है वो एक इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, एक बॉडी का रिस्पॉन्स है, और कई बार बॉडी का रिस्पॉन्स इतना स्ट्रांगली आता है कि उसको हम साइटोकाइन स्टॉर्म करते हैं, जो अपनी बॉडी को ही ख़त्म करना शुरू कर देता है। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म है प्रेजेंट करता है विद सीवियर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, वेरी सीवियर राइज इन फीवर, और जितने भी हम कहते हैं ब्लड टेस्ट वो सब सडनली एबनॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं, और उस वक्त ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट सडनली बहुत बढ़ जाती है। वो एक बहुत सीरियस सिचुएशन होती है जो कि सडनली इमरजेंसी हो जाती है, और उसको हम सीवियर कैटेगरी में डालते हैं। और इसीलिए आपने सुना है कि कहीं उस सीवियर कैटेगरी से नहीं बचते हैं, क्योंकि लंग्स में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बॉडी में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है थ्रू आउट द बॉडी, किडनी के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं, लिवर के टेस्ट फेल होना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए वो सीवियर, और उसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें हम लास्ट स्टेजेस पे पहुँचे हैं, जैसे आपने सुना होगा कि ड्रग कॉल्ड टोसिलिजुमैब, जो कि आजकल नहीं मिल रही थी, और सुना था कि वो गवर्नमेंट ने, आपने सुना होगा कि कई गवर्नमेंट्स ने तो उसमें अपने अंडर में लेके ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो एक लाइफ सेविंग लास्ट रिजॉर्ट मेडिकेशन होती है उस सिचुएशन के लिए। और एक और अहम जो सेकेंड कॉज होता है सडन डिटोरेशन का, क्लॉटिंग। बॉडी के अंदर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। एंटी क्लॉटिंग मेडिकेशन मॉडरेट केसेस में हम हमेशा देते हैं, वही जो जिनकी ऑक्सीजन कम हो रही होती है वो इंजेक्शंस के तौर पे दी जाती है, हेपरिन इंजेक्शंस कहते हैं। पर जब बॉडी में क्लॉटिंग आती है तो 3-4 तरह से सीवियर क्लॉटिंग आ जाती है। एक तो लंग्स के अंदर क्लॉट आ जाते हैं और सांस फूलना सडनली करके कार्डियक अरेस्ट में सिचुएशन बदल सकती है। ब्रेन में क्लॉटिंग आ जाती है, कोमा में लोग चले जाते हैं। तीसरा कि हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, क्योंकि हार्ट की धमनियों में, हार्ट की आर्टरीज में क्लॉटिंग शुरू हो जाती है, और सडनली हार्ट अटैक, बैठे बैठे ही पेशेंट आज ठीक है और सडनली क्लॉटिंग हुई तो हार्ट अटैक हो गया। और फोर्थली होता है कि जब हार्ट इफेक्ट होता है, और बाय द वे 20% मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हार्ट की इफेक्शन होती है कोविड की, तो हार्ट की रिदम डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, हार्ट सडनली एक एरिथमिया में चला जाता है, कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है, हार्ट वीक हो जाता है। तो यही सब जो चीज़ें हैं, ये 7 से 12वां जो दिन है बहुत सीरियस और अहम माना गया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जैसे ही वो टेंडेंसी देखें कि 92, 93%, 91% सैचुरेशन है, हम पेशेंट को इसलिए भी हॉस्पिटल में चाहते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं देनी है, सिर्फ वही ट्रीट नहीं करना, सिर्फ स्टेरॉइड्स नहीं ट्रीट करनी, कि हमारा वो 5 दिन को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें कि हम पेशेंट को सेफ रखें। एक बार 12-13 दिन अगर पेशेंट ठीक रहे तो उसके बाद रिकवरी हो जाती है, और फिर सोचिए कि पूरा परेशानी से निकल गए हैं बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक सेठ, बहुत अच्छी तरह आपने समझाया। यानी अगर आपको कोरोना हुआ है तो 7वें दिन से लेके 12वां दिन बहुत अहम होता है, अपना बहुत ध्यान रखना है और डॉक्टर के टच में रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।